नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप सवाल इंडिया का में हैं और आज की जो बड़ी खबर है शुरुआत उसी से करेंगे। किस तरीके से कल जब अनाउंसमेंट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की द्वारा कि कभी 244 जिलों में 7 तारीख को मॉक ड्रिल की जाएगी, इसको लेकर पूरे देश में इस वक्त चर्चा है और सिर्फ देश में नहीं, पाकिस्तान में भी इसको लेकर चर्चा है। क्या होती है ये मॉक ड्रिल, क्या क्या इसमें किया जाएगा, क्या ये तैयारी किसी बड़े एक ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रही है, देश को तैयार करने के लिए कहा जा रहा है, क्या क्या इसमें होगा, ये सब आपको बताएंगे। कल पूरे दिन देश के 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होने वाली है और इसको लेकर आज पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई, गृह सचिव ने की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों अधिकारियों की बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया गया है। कल देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा के लिए कुछ विशेष आदेश भी जारी किए हैं। कुल मिलाकर देश के 244 जिलों में और कुल मिलाकर करीब 260 जगहों पर यह मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। इसका मकसद क्या है? मॉक ड्रिल होती क्या है? एक तरीके से किसी भी सिचुएशन सामने आ सकती है, किसी भी कैलामिटी में या युद्ध के समय में, किसी बड़े ऑपरेशन के समय में, तो अगर उस वक्त किसी भी तरह की घटना होती है तो देश को किस तरीके से तैयार रहना है, क्या क्या आपको जो अहम जानकारी जो है उसको देनी है और किस तरीके से आप तैयार रहेंगे किसी भी आपदा से निपटने के लिए, ये एक मॉक ड्रिल का मकसद होता है। सिविल डिफेंस की तैयारी को जांचना और बेहतर बनाना, आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल जो है वो अब की जाएगी कल। मॉक ड्रिल में जिला अधिकारी, सिविल डिफेंस वार्डन सभी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, कॉलेज और स्कूली छात्रों की मदद से देश की तैयारी का जायजा लिया जाएगा। पर विशेष बात यह है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यह पहली बार इस तरीके की पूरे देश में मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। 54 साल बाद क्या देश उसी एक मुहाने पर खड़ा हुआ है, इसके संकेत जो हैं वो अब सामने मिलने लगे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कुछ देश के अलग अलग जगहों से आ रही हैं जहां पर आज मॉक ड्रिल को लेकर जो तैयारियां हैं वो मॉक ड्रिल की रिहर्सल जो है, यानी कि रिहर्सल जो है वो किस तरीके से की जा रही थी, उसकी तैयारियां क्या की जा रही हैं, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी जो जगह जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से हमारे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त जुड़ रहे हैं, मुंबई से सुजाता द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रही हैं, दिल्ली से अश्विनी सिंह हमारे साथ स्टूडियो में, एनके भटनागर साहब पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ हमारे साथ हैं और मेजर जनरल राजा एन कोचर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पटना आपको लिए चलता हूं। बिहार में हमारे सहयोगी प्रभाकर वहां पर खड़े हुए हैं। प्रभाकर, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? लोगों के मन में कई सवाल भी होंगे कि क्या क्या उन्हें करना है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तैयारी की जहाँ तक बात है, पटना में और बिहार के 4 जिलों को चिन्हित किया गया है जिसमें कि ये मॉक ड्रिल होने हैं। उसमें से एक पटना भी है और 7 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया। 7 से 7:10 ये टाइमिंग है जिसमें कि ब्लैकआउट होगा और पूरे पटना में ब्लैकआउट की स्थिति होगी। हालांकि ये मॉक ड्रिल होता क्या है इसकी बात अगर आप बच्चों से करें तो बच्चों को कुछ नहीं पता है, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार देश में ये मॉक ड्रिल हो रहा है, जिसे आप सिक्योरिटी ड्रिल बोल सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी 71 का वो मॉक ड्रिल देखा होगा उन्हें तो अंदाज होगा, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता होगा। हम अभी मौजूद हैं पटना के सीमेज कॉलेज है, यहाँ का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। यहाँ पे बच्चे हैं, इनसे हम जस्ट जानने की कोशिश करते हैं। इनके बहुत सारे सवाल हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि ये होता क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनके लिए इनके पास बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके इन सवालों को हम पहले लें और इनसे समझने की कोशिश करें कि ये आखिर इसके बारे में सोच क्या रहे हैं या जानना क्या चाहते हैं। बताइए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? पूछना चाह रहे थे कि ये मॉक ड्रिल में क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ेगा। जी आप बताइए। ये कल जैसे सायरन बजेगा तो
उससे क्या किसी को हार्म होगा या फिर क्या, इसी रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। हाँ, मतलब ये जानना ये भी चाह रहे हैं कि क्या ये सीरियस मामला होता है या कोई उनको कोई तैयारी करनी होती है या जस्ट एक प्रैक्टिस है, ड्रिल है। देखिए, इसका नाम ही जो बता रहा है वो मॉक ड्रिल बता रहा है, मतलब कि ये एक ड्रिल है। आपके कुछ सवाल है, मैं 2-4 बच्चों से सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर एक बार में जवाब उसका आप दे सकते हैं। जी, सर ये क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है इसका होने का, पीछे वजह क्या है, इसे क्या फ़ायदे हैं और किस कारण से हो रहा है, तो ये सारे सवाल हैं जिसकी जवाब चाहिए। आप कुछ बोलिए। सर हमको ये पूछना है कि मतलब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या करने से। 1-2 लड़कों से भी बात कर लेते हैं, उसके बाद आप एक बार फिर हम सीधे एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हैं जो कि इसका सीधा जवाब दे देंगे। बताइए। सर पहले की जो जंग होना है वो जंग ही हमारे पास क्या लास्ट ऑप्शन है, क्या जंग ही। इंटरेस्टिंग है, चलिए आप बताइए। हर मॉक ड्रिल के दौरान मतलब हम लोग किस प्रकार से देश की सहायता कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट और एज ए सिटीजनशिप जो भी हो। जी, तो देखिए, ये इनके सवाल जो है बड़े बेसिक हैं। इनके सवाल जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि मॉक ड्रिल होता क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है और एक सिटीजन के रूप में हम इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स इसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद और भी बच्चे हैं, कुछ टीचर्स भी बैठे हैं, कुछ पेरेंट्स भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। जी जी, प्रभाकर बने रहिए हमारे साथ। तो एक एक करके जरा समझते हैं मोटा मोटा जो बच्चों ने पूछा है। मैं शुरू करता हूं भटनागर साहब आपके साथ। ये जो बच्चों ने मोटा मोटा पटना से पूछा है कि देखिए इसकी आवश्यकता क्या होती है और ऐसे में हमें करना क्या होगा, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या चीजें बच्चों को इस वक्त इस मॉक ड्रिल में बताया जाएगा जिसकी उस सावधानियों को उन्हें बरतना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल बच्चों ने पूछा है। मैं आपको बताऊं 71 में जो वार हुई थी उस टाइम मैं एमए कर रहा था अपने कॉलेज से, और हम लोगों ने इस ड्रिल में भाग लिया था। हम लोगों ने ये ड्रिल करी थी जिसका नतीजा है कि आज तक हम वो भूले नहीं हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, इन केस ऑफ एमरजेंसी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। होता क्या है कि ड्रिल की अगर हमने पहले कार्रवाई करी है तो हमारे अंदर कहाँ कमी है उसको हम दूर कर सकते हैं। अब जैसे सायरन है, अभी आप बताइए 71 के बाद से कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जब हम लोगों ने सायरन बजाए हों। तो उससे क्या होता है कि सायरन ख़राब पड़े रहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सायरन होते हैं ख़राब पड़े होते हैं, तो वो हमें पता लग जाएगा, उसको हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा, हमारी तेज़ी क्या है, जो हमने अपना तैयारी करी है, लोगों को सायरन बजने के किस टाइप के सायरन होते हैं ये पता लग जाता है। दूसरा, हमें ऐसे कंडीशन में कैसे अपने आप को बचाना है, साथ ही अपने जो कोलीग्स हैं, पड़ोसी हैं, इनको कैसे बचाना है, इसके बारे में हमें जो है ज्ञान देना होता है और ज्ञान हमें दिया जाता है। जैसा कि अभी मॉक ड्रिल में हम आपको बताएंगे, या हमारे साथी लोग, या एनडीआरएफ वाले, एसडीआरएफ वाले, या आपको जो है ये जो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आप लोगों को बताएंगी, उस हिसाब से करना है। मान लो कोई घायल हो गया जी, उसके अंदर आपने क्या करना है, कैसे उसकी बैंडेज करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये भी सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, वो राशन नहीं रखा होगा, उन्होंने इमरजेंसी की दवाएं नहीं रखी होंगी, थोड़ा बहुत कैश नहीं रखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ये ड्रिल के दौरान ही पता लगेंगी और आप सबको एजुकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को इसलिए बताया जा रहा है कि वो अपने पूरे एरिया में, हम आपको बताएं, हम खुद बीइंग ए स्टूडेंट 71 में पूरे मोहल्ले को हम ट्रेनिंग देते थे कि लाइटें बंद रखनी हैं, शीशे के जो किवाड़ हैं, जो शीशे के दरवाजे हैं, उनके ऊपर काले शीट लगानी होती है। हम लोग कार्बन पेपर जो है उससे चिपकाते थे और लाइटें बंद रखते थे, ओनली मोमबत्ती के लाइट में अपने इमरजेंसी काम करते थे। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी ज़्यादा सुविधा दे दी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी क्या है, मोबाइल के ऊपर आपके मैसेज आएगा, अलर्ट मैसेज आएगा, उसमें दिया जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ आपके पास आएगी। तो अब हमारे टाइम में नहीं थी जी। अभी ये अब आपको ऑटोमेटिक एजुकेट हो जाएंगे, आपको वो केयर करनी है। हाई राइज बिल्डिंग अभी बहुत है, हमारे टाइम में नहीं थी। तो अभी क्या है कि हाई राइज बिल्डिंग में कैसे बचना है, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है आपको। जी जी, तो ये प्रभाकर, जैसे कुछ सवाल हम मुंबई और दिल्ली से भी ले लेते हैं
और फिर कोशिश करते हैं कि और बच्चों तक ये बात पहुंचाई जा सके, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें भी है कई लोगों के मन में। सुजाता हमारे साथ हैं, अश्विनी भी हमारे साथ हैं। अश्विनी, कई लोगों के मन में ये भी होगा कि मान लीजिए मॉक ड्रिल हो रही है, जब अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, मॉक ड्रिल की तो एक अलग बात है, अगर मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं और सायरन बज जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, वो सारे बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो बच्चों के दिमाग में होंगे। आप जहां खड़े हुए हैं, क्या पूछ रहे हैं लोग, क्या जानना चाहते हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए अंकित, इस वक्त मैं दिल्ली के पालिका बाज़ार पे हूँ। ये बहुत पॉपुलेटेड इलाका है, कहें तो दिल्ली का हार्ट बोला जाता है इसको, सीपी, और वहाँ पे मौजूद हूँ मैं। यहाँ पे देश भर के तमाम लोग आते हैं, कई युवा भी होते हैं, कई बुजुर्ग होते हैं। कुछ मेरे साथ युवा हैं जो पूछ रहे थे कि क्या होगा जो कल सायरन बजेगा, कल क्या सिचुएशन होगी देश भर में। आपका नाम क्या और आपका क्या सवाल है? मेरा नाम शिवम है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कि गवर्नमेंट सेक्टर में छुट्टी होने वाली है या प्राइवेट सेक्टर के भी जो कंपनीज हैं या फिर स्कूल्स हैं कुछ भी है तो उनमें भी छुट्टी होने वाली है। तो ये सवाल था इनका कि क्या छुट्टियाँ जैसे कुछ स्थिति तो नहीं है मॉक ड्रिल देश भर में। आपका सवाल क्या है? मेरा नाम आर्यन है, मैं रोहतक से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कल जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसमें स्कूल कॉलेजेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब स्कूल कल हॉलीडे है या जो भी है, और हमें क्या गाइडलाइंस है, घर के अंदर रहना है या बाहर, ये सवाल है। ये भी एक बड़ा सवाल था कि घर के अंदर रहना है, सायरन बजे, या उस समय आप जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। अभी एक सवाल, आपका क्या सवाल है सर? मेरा नाम प्रमोद है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं, या तो ये एथी के लिए है, ये जानकारी के लिए है, या ये रेगुलेशन के लिए है, या लड़ाई की तैयारी के लिए है? ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस लिए है। और आपका क्या सवाल है? मेरा नाम पार्थ है और मैं आवड़ी गांव सोनीपत से हूँ। मेरा ये सवाल है कि ये जो कल मॉक ड्रिल होने जा रही है देश भर में, ये किस लिए है? ये आम जनता को जागरूक करने के लिए है या ये फिर किसी लड़ाई के पहले की तैयारी है? तो देखा अंकित, आप अलग अलग सवाल लोगों का है, सवाल का पूछना है कि क्या वहाँ पे जो कल की जो स्थिति है, कल जो जरूरी सवाल ये है कि कल जो होगा ड्रिल, क्या वो युद्ध की तैयारी तो कहीं नहीं है, या ये नॉर्मल तैयारी है जो पहला एमएचए ने कहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कल हमें घर रहना है। देखिए, नॉर्मल तैयारी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1971 के बाद पूरे देश व्यापी इस तरह की मॉक ड्रिल जो है वो पहली बार हो रही है 54 साल बाद। दूसरी बात, एक जवाब तो उनको आप मेरी तरफ से दे दीजिए। मैं कोचर साहब पे जाने से पहले आपको बता दूं कि छुट्टी नहीं है, क्योंकि तैयारी इसी बात की है कि अगर आप स्कूल में हुए और कुछ अगर अप्रिय घटना होती है तो आप स्कूल में रहते हुए कैसे तैयारी करेंगे, अगर आप काम पे जा रहे हैं तो और वहां पे कुछ हो जाता है तो आप वहां पर कैसे तैयारी करेंगे, कहां कहां आपको जाना है, कैसे बचना है, वो सारी चीजें होंगी। कोचर साहब, बड़े जरूरी सवाल है, क्योंकि एक तो लोगों को लग रहा है कि ये मॉक ड्रिल हो रही है तो ऐसा तो नहीं कि घर बैठ जाए आराम से और सिर्फ स्कूल कॉलेजों में छुट्टी हो जाएगी, सिर्फ बाकी लोगों को करना है। तो ये भी समझना जरूरी है कि पूरे देश को इसके अंदर एक साथ खड़े होके ये चीजें समझनी पड़ेंगी और क्या जरूरत होती है। क्या ये जंग की तैयारी है? ये सवाल 2-3 लोगों ने पूछ लिया है। अंकित, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सवाल, बिकॉज कोई भी जो आम नागरिक होगा उसको ये इस तरह होगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये चीज़। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये मॉक ड्रिल, आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव है आज की डेट में। बॉर्डर पे दोनों फौजें आईबॉल टू आईबॉल हैं और इस सिचुएशन में एक पॉसिबिलिटी होती है। देखिए, आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी लड़ाई नहीं हो रही है। एक पॉसिबिलिटी, एक कंटिजेंसी की हम आपको जो प्रैक्टिस एक्चुअली करवा रहे हैं कि अगर कल पाकिस्तान से हमारे ऊपर हमला होता है, और ये मॉक ड्रिल आपको क्यों कराई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाई जहाज़ हमारे देश के शहरों के ऊपर आ सकते हैं और अपने बम छोड़ सकते हैं। तो उस इवेंचुअलिटी के लिए वो जो कंटिजेंसी है, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो मॉक ड्रिल्स हैं, ज़्यादातर पे बॉर्डर टाउन्स हैं जितने, क्योंकि जितने भी हमारे बॉर्डर टाउन्स हैं, पंजाब में फिरोजपुर आप देख लीजिए, और इसको जम्मू एंड कश्मीर के टाउन देख लीजिए, राजस्थान का बाड़मेर, सूरतगढ़ और जैसलमेर, ऐसे शहर हैं जो वो ज़्यादा वनरेबल रहेंगे। और आपको इसलिए आपको इसको बताया जा रहा है कि छुट्टी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमको खुद नहीं पता पाकिस्तान कब हमला करेगा, और उस टाइम पे हो सकता है हम अपने ऑफिस में हो सकता है हम अपने स्कूल में हो, अपने कॉलेज में हो, अपना नॉर्मल रूटीन हमारे देश में चलती रहेगी। तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि कहीं पर भी आप हो,
आप अपने शॉपिंग सेंटर में हो, आप अपने मॉल्स में शॉपिंग कर रहे हो, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा कि ऑल ऑफ अ सडन यह होगा। 3 टाइप की आपको वार्निंग्स मिलेंगी, 3 आपको एयर रेड अपना सायरन आपको मिलेंगे। एक होगा प्री वार्निंग, ये इसका मतलब है कि जितने भी कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश होंगे उनका कम्युनिकेशन होगा इस सैटेलाइट से। हमको जो इन्फॉर्मेशन ये मिलेगी कि और 5 या 10 मिनट में एक पॉसिबिलिटी है कि दुश्मन का हमला हो सकता है, तो ये हमारे लिए एडवांस वार्निंग है। तो एडवांस वार्निंग में आपको क्या करना है, ये आपको मॉक ड्रिल्स आपको करवाई जाएंगी कि आपको एक सेफ एरिया में जाना है, आपको एक शेल्टर अंडरग्राउंड, अगर शेल्टर है तो अंडरग्राउंड शेल्टर में जाना है, और अगर आप ओपन एरिया में है तो इमीडिएटली जमीन आपने पकड़ लेनी है। आपको बिल्डिंग से अपना दूर अपने आप को ले जाना है, और कोई ओपन ग्राउंड हो आपको वहां पे जमीन पे लेट जाना है जी। और अगर आप कार चला रहे हैं, इसको अगर आप अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी को सड़क के साइड में रोक के गाड़ी से बाहर निकल जाए और अपना जमीन अपना ले लें। तो इस टाइप की जो आपको एक्शंस हैं, आपको प्रैक्टिस आपको कराए जाएंगे। और आपको मैं फिर से आपको बताता हूँ, प्लीज़ डोंट पैनिक। लड़ाई खुदा खास्ता शायद ना हो, पर अगर लड़ाई होगी तो ये सारे आपको वार्निंग। और फिर सेकंड जो आपका सायरन आपका बजेगा, ये तो प्री वार्निंग सायरन था, आपका सेकंड जो सायरन आपका बजेगा वो एक्चुअल होगा। इसका मतलब दुश्मन हमला आपके ऊपर कर रहा है जी। और हमले के बाद एक सायरन और बजेगा, और हर एक सायरन की ड्यूरेशन जो कितनी देर के लिए बजेगा वो अलग होगी और उसका साउंड अलग होगा। तो आपको सिखलाया जाएगा ये मॉक ड्रिल में, ये एक प्री वार्निंग सायरन है, ये एक एक्चुअल सायरन है, और ये एक पोस्ट जो अटैक होता है उसका सायरन है कि आप अपनी अपनी जगह को छोड़ सकते हैं और वापस जा सकते हैं। मतलब सब लोग यही चाहेंगे कि शांति बनी रहे, देश के ऊपर कोई आपदा ना आए, लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो उसमें आपको करना क्या है, उसकी की तैयारी है। और अश्विनी बता दीजिएगा जरूर, आपके आसपास जो लोग हैं जो जनरल साहब ने उन्हें समझाया है, कोच साहब ने, कि किस तरीके से वो चीजें उनको करनी होंगी। कल ये ना मान के बैठे कि छुट्टी है, और ये कोई वोट वाला दिन नहीं है कि आधे लोग घर बैठ जाते हैं सोचते कि आज छुट्टी है तो आज हमें कुछ करना नहीं है। सबको इसमें शामिल होना है। देश की तैयारी में आपका भी हिस्सा है और ये उसी की तैयारी है। सुजाता के पास चलते हैं। मुंबई में आर्थिक राजधानी भारत की महत्वपूर्ण जगह है। मुंबई में किस तरीके के सवाल सुजाता इस मॉक ड्रिल को लेकर हो रहे हैं, क्योंकि मुंबई में भी एक बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल की जाएगी, अहम शहर है और उसकी तैयारी भी अहम रहेगी। जी, और देखिए अगर हम बात करें मुंबई की, तो जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसे जिसे 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, उसमें से पहले कैटेगरी में मुंबई, थाने और उड़ान, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम शामिल है। उसमें से मुंबई सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि माया नगरी है, आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 घंटे जो है मुंबई काम करती है। यहाँ के लोकल ट्रेन्स खासतौर पर हमेशा ऑपरेशनल रहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के ही कुछ लोग हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं, इनसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या सवाल है, क्योंकि जो आप वर्किंग क्लास है उनके मन में भी कई सारे सवाल हैं, उनमें से आपका सवाल क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आप सबको नमस्ते करना चाहता हूँ। एनडीटीवी के माध्यम से मैं सरकार को और जो डिफेंस में बैठे हुए उन सबको नमस्ते करना चाहता हूँ। मैं ये सबसे पहले इनको पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है कि जो इन्होंने मॉक ड्रिल निकाला है, क्या आपने जनता में अवेयरनेस दिया हुआ है इस चीज़ को लेके? क्या ये मॉक ड्रिल आम जनता के लिए, एक सिविलियंस के लिए सही है? आपने कश्मीर का जो मुद्दा उठाया है, जो आप वॉर करने के लिए तैयार है, वो क्या आपने आम जनता को उसके लिए रेडी करने के लिए आपने आम जनता रेडी हो इसलिए ये मॉक ड्रिल अभी किया जा रहा है। कुछ और बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी बात कर लेते हैं। आपका क्या सवाल है, क्योंकि हर कोई जो है सुबह उठकर वॉकिंग के लिए जाता है, मंदिर जाता है, तो कल वो जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कल के स्केड्यूल को लेकर आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो कल जो बम्बई की जिस तरह से आपने मॉक ड्रिल की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें कल सुबह बम्बई के लोग सुबह उठ करके 5 बजे भोर में वॉक के लिए जाते हैं, गार्डन में घूमने जाते हैं, बच्चे के स्कूल की तैयारी होने लगती है, उनके माता पिता सब स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। तो कल के लिए बम्बई के लिए उनकी क्या तैयारी है सरकार की? और जितने भी जो नेता लोग हैं वो पब्लिक के बीच में कितने जाके तैयारी करवाए हैं? ये तैयारी क्या है ये आप जानना चाह रहे हैं? महिलाएं हैं, महिलाओं से जरा जान लेते हैं। आप क्योंकि सुबह उठती हैं, आपका स्केड्यूल भी काफी टाइट होता है, तो आपके स्केड्यूल के अनुसार आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
मेरे कुछ सवाल है कि क्या स्कूल चालू रहेंगे, क्या ट्यूशन क्लासेस चालू रहने वाले हैं, क्या दुकानें खुली रहेगी, क्या घर का सामान मिल पाएगा हमें। तो कई सारे सवाल उठते हैं जिसके हाँ, बच्चे के स्कूल्स चालू रहेंगे, गैस सिलेंडर मिलेगा, क्या खाना खा पाएंगे घर में हम। कई सारे सवाल। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे जो इन्होंने कहा उसमें? जैसे कि मॉक ड्रिल सरकार ने जो लागू किया है, उससे पहले आम जनता को रख लो, जो भी इमरजेंसी अवेयरनेस उनको देना हमने चाहिए, तो प्रैक्टिकल वो अभी किया तक है ना। सबको पता नहीं है। लेकिन हमारे मन में अभी भी सवाल है कि जैसे 2 साल लॉकडाउन चला, वैसे ही अभी जनता को घर में ही बैठे रहना होगा कि और उससे कुछ अलग भयानक लोगों को फेस करना है। तो मॉकड्रिल को यहाँ पर लॉकडाउन से कंपेयर करते हुए सवाल पूछ रही हैं कि जिस प्रकार लॉकडाउन में ही अपने घर पर बैठी थी, क्या मॉकड्रिल में भी इन्हें घर पर बैठना है, या फिर और राशन से लेकर सुबह वॉकिंग करने के लिए जो लोग निकलते हैं, इन तमाम मुद्दों पर जो है इन्होंने सवाल पूछा है, जिसका ये जवाब भी मांग रहे हैं। चलिए जवाब सुनवाते हैं आपको, आप भी कोशिश कीजिएगा इनको जवाब पहुंच सके जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर बता रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे भटनागर साहब समझना चाहूंगा, लोग ये बात बार बार कह रहे हैं कि क्या हमारी जो कल की दिनचर्या है उसमें कुछ हमें अलग करना है क्या, हम घूमने ना जाएं, हम अपने दफ्तर जाएं ना जाएं, एक ये बड़ा सवाल है। दूसरा बार बार पूछ रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन के टाइम में हुआ था, क्या अभी से खाना स्टोर करके रखना शुरू कर दें। होर्डिंग की जो बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डर जरूर है, लेकिन लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ये कोई चेतावनी नहीं है, भय वाली स्थिति नहीं है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें अपनी तैयारी, अपना जायजा लेने की एक सिचुएशन है। भटनागर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है केवल तैयारी की जा रही है। होता क्या है कि अगर सडनली हम पैनिक बटन दबा दें या इमीडिएटली आपके पास ये शुरू कर दें कार्रवाई, तो आप घबरा जाएंगे और बुजुर्ग लोग जो हैं उनके ऊपर पैनिक अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम ये ड्रिल करेंगे तो लोगों में से डर निकल जाता है, उनको पता है कि ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है। और जो आपकी गवर्नमेंट्स है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर सबको पता लग जाता है हमारी कमियाँ क्या हैं, हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं, कि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि युद्ध हो ही जाए या युद्ध में सिचुएशन ख़राब हो जाए। भाई हमारे पास भी बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि जो है अपने को बचाव हम कर सकते हैं, एयर से भी, बॉम्बिंग से भी और चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी जनता को तैयार होना पड़ेगा। इसलिए कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल जो आपको बताया जा रहा है उसके मुताबिक अपनी ड्रिल पूरा रखिए। अब मैं बताइए 71 का मेरे को ट्रेनिंग है, ये जो एज ए स्टूडेंट आज भी मेरे को दिमाग में वो सीन है और मैं आज टीवी पे बोल रहा हूँ, तो ये लोगों को बताया जा सकता है अपने एक्सपीरियंस से। तो ये आप सबके लिए एक्सपीरियंस है और आप सबको जो है इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, इसको सीरियसली लीजिए, लेकिन पैनिक मत होइए, अपनी रोज़मर्रा का काम करते रहिए, जो भी करना है। कोई स्कूल में छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब लोग बस अलर्ट रहिए। और अलार्म किस टाइप के होते हैं, जैसा भी जनरल साहब ने बताया, 3 किस्म के अलार्म बजाए जाएंगे, तो उसके ऊपर आप विशेष ध्यान रखें कि कौन सा अलार्म बजाए। जब ख़त्म हो जाएगी सिचुएशन, डेंजर ख़त्म हो जाएगा या सिचुएशन से ओवर होगा, तो एक लंबा सायरन बजेगा जी। उसका मतलब यह है कि ओके हो गया, आप नॉर्मल हो जाइए। अच्छा, जहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे या आपकी जो वॉलंटियर फोर्सेस चाहें, तो जेड के आकार के ट्रेंचेस बनाए जाते हैं अगर पॉसिबल हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर भी लोग चले जाते हैं जहाँ पर अगर ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ आप जो है जैसा कि बताया है कि ग्राउंड पे लेट जाएं, ज़मीन को पकड़ के रखें और घबराएं नहीं। सबसे बड़ी बात, घबराएं नहीं। हाई राइज बिल्डिंग वालों को ज़रा सा डर रहता है, उसके अंदर बस ये है कि आप लिफ्ट यूज़ ना करें और हाई राइज में कोने में बैठ जाएं सिर के ऊपर। तो आप जो है कोई हार्ड टॉप चीज़ रख लीजिए, ताकि अगर कोई स्प्लिंटर या कोई चीज़ आता है शीशे का, तो उससे आपके ऊपर डैमेज ना हो। और फर्स्ट एड किट इसलिए ज़रूरी है, जो ब्लड लॉस अगर आपके चोट लग जाती है तो तुरंत ब्लड लॉस को कम करने के लिए आपको बैंडेज करके फर्स्ट एड आपको दे देनी है, आपको भी या आपके पड़ोस में भी, या आपको कहीं ज़रूरत है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें ड्रिल कराई जाती हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी। और जी तो घबराने की, ये जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पैनिक की नहीं, प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो घबराइए मत।
चीजें बिल्कुल सामान्य हैं, सिर्फ हमें किस तरीके से अपनी तैयारी रखनी है इसको लेकर ये पूरा एक ड्रेस रिहर्सल है। जैसे 26 जनवरी को जो परेड निकलती है उसके लिए सेना और जो बाकी एजेंसीज हैं वो इतने महीनों तक रिहर्सल करती हैं। हमें अगर कोई आपदा हो जाती है तो कैसे तैयार रहना है, ये सिर्फ उसकी रिहर्सल है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि कल मॉक ड्रिल होगी और परसों जंग छिड़ जाएगी। कम से कम इस तरीके की कोई अपने दिमाग में बात ना रखें। लेकिन अगर कुछ भगवान ना करे कुछ गड़बड़ होती है तो हमें क्या करना है? देश की सेना अपना काम करेगी, देश के नागरिकों को अपनी क्या जिम्मेदारी निभानी है उसकी तैयारी ये मॉक ड्रिल से होगी। हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, लोगों के सवाल और भी लेंगे और एक्सपर्ट से हमारे यहां पर जवाब चालू रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और एनडीआरएफ के प्रमुख रहे ओपी सिंह से। आम लोगों को अगर समझाने के लिए हम आपसे पूछें कि सायरन्स बजेंगे ये कहा जा रहा है, तो सायरन का क्या प्रोटोकॉल होता है वॉर को लेके? देखिए, सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस सिविल डिफेंस की एक्टिविटीज़ का जो मॉक ड्रिल हम करने जा रहे हैं उसमें हम सिविलियन पॉपुलेशंस को किस प्रकार हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनके ज़िंदगी को कैसे प्रोटेक्ट करें, उनके प्रॉपर्टीज़ को हम डैमेज होने से कम बचाएं और इस प्रकार हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ये हमारी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इशारों पर और लैंग्वेज पे होती हैं। जब हम मॉक ड्रिल करते हैं तो मॉक ड्रिल के कई आयाम हैं। उसमें सबसे पहला आयाम है कि हम सायरन्स को कैसे, एयर रेड सायरन्स हम कैसे यूज़ करेंगे और सायरन्स के कई भाषाएं हैं उनको कि किस प्रकार उनकी आवाज़ें निकाली जाएं जिससे पता चल सके कि एयर रेड होने वाला है या रेड ख़त्म हो गया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सायरन के माध्यम से ही पब्लिक को एडुकेट किया जा रहा है और वो करने की व्यवस्था की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि एयर रेड सायरन्स और सायरन का जो प्रोटोकॉल होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों को ये बताया जाएगा 7 तारीख को कि अगर सायरन बजता है तो उसकी आवाज़, उसकी इंटेंसिटी को कैसे वो स्टडी करें कि खतरा कितना बड़ा है या खतरा ख़त्म हो चुका है? एब्सोल्युटली। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम प्रोटेक्शन कैसे दे पाएंगे, अगर सायरन बजता है तो हम कहाँ, डूज एंड डोंट्स मेरा क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मेरा क्या होगा, शेल्टर हम कहाँ लेंगे, हम कहाँ इवैक्यूएट कर पाएंगे अपने आप को, ब्लैकआउट होगा तो क्या स्थिति होगी, क्या ड्रिल होगा। तो ड्रिल्स जो हैं वो कई प्रकार के होंगे जिससे सिविलियन पॉपुलेशंस को हम प्रोटेक्ट कर सकें और उनको एडुकेट कर सकें और उनमें कॉन्शियसनेस पैदा कर सकें कि सिविलियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को बचाने की। सेल्फ सर्वाइवल जो है उनका इंस्टिंक्ट होना चाहिए और न केवल अपने आप को बचाना है बल्कि दूसरों को भी बचाना है, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अक्सर उसकी मदद में आता है लेकिन पहला जो रिस्पॉन्डर होगा सिविलियंस खुद होंगे। सो इस बात को ध्यान में रखना होगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी एक्टिवेट करना होगा। कुछ बड़े शहरों में तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हैं पर कुछ जगह नहीं है, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम कैसे काम करेगा उस तरह? देखिए, आपने सही कहा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम बहुत सारे कम्युनली सेंसिटिव जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम को अक्सर यूज़ करते हैं, कम्युनल राइट्स की सिचुएशंस में या रिलीजियस प्रोसेशंस के जगह में, लेकिन ये व्यवस्था सभी जगहों पे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जहाँ ये व्यवस्था है वहाँ पे क्लस्टर पॉइंट्स पे, मेन चौराहों पर, बस स्टैंड्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, इन सबों में व्यवस्था की गई है। यदि पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट जो है वो सायरन से किया जाता है और सायरन ही जो है वो बजाकर हम लोगों को प्रिपेयर करते हैं, उनको अलर्ट करते हैं और ये अलर्टनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है और अलर्टनेस के माध्यम से हम ड्रिल को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। जैसे दिल्ली जैसे शहर में बंकर्स नहीं के बराबर हैं, जिस तरह के घर का निर्माण यहाँ पर हुआ है, बॉर्डर एरियाज़ में तो लोग पहले बंकर बनाते हैं फिर घर का निर्माण होता है। तो जिन बड़े शहरों में इस तरह की प्रोटोकॉल होगी तो बंकर में अगर छुपने को कहा जाएगा तो लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अर्बन एरियाज़ में बंकर्स नहीं होते हैं, अर्बन एरियाज़ में सेफ़र प्लेसेस होते हैं, शेल्टर्स होते हैं और शेल्टर इन प्लेस प्रोटोकॉल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। शेल्टर हम किसी को भी रख सकते हैं, ऐसे जगहों को जहाँ जैसे बेसमेंट है वो हमारा एक शेल्टर हो सकता है और स्कूल्स में कई ऐसे जगहों पर हम शेल्टर बना सकते हैं। तो बंकर्स और शेल्टर्स में यही अंतर है कि बंकर्स जो है वो हम बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बंकर्स जो हैं सिविलियन पॉपुलेशंस ने भी बना रखा है, जिसका मात्र उद्देश्य यही है कि इन केस ऑफ एयर अटैक they can just save themselves to the bunkers। तो यही अंतर है इसमें। अगर मैं कार चला रहा हूँ और अचानक से मॉक ड्रिल शुरू होता है तो किसी भी एक नागरिक को क्या करना चाहिए?
उसको कार से उतरकर एक सेफ़ जगह पे जाने की कोशिश करना चाहिए, और अगर सेफ़ जगह नहीं है तो उसको वहीं पर रुक कर देखना चाहिए कि कहाँ कैसे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सके। यानी उसे कार से बाहर आ जाना, कार से बाहर आ जाना उसके लिए अच्छा होगा, तब उसकी फ्रीडम जो है, उसका मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। चलिए अब आपको ये जो खबर है ये हमारे देश के कम से कम दिल्ली, एनसीआर और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो मेन हमारे शहर हैं, उसमें रहने वालों के लिए बहुत ज़रूरी खबर है, क्योंकि आजकल सब लोगों को हाई राइज जैसे कहते हैं ना, बहुमंजिला इमारतें जो होती हैं उनमें रहने का एक तो शौक भी है, और दूसरा ऑप्शन क्या है लोगों के पास, वहीं पर आप फ्लैट खरीदेंगे। और इन सब हाई राइज बिल्डिंग्स में आपको आने जाने के लिए लिफ्ट जो है वो आपकी एक ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन अगर आप 28वें, 50वें, 44वें फ्लोर पर रहते हैं और लिफ्ट खराब हो जाए तो कैसे वो परेशानी में आपको डाल सकता है, ये इस खबर में ज़रा देखिए। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की एक सोसाइटी के लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार परेशान इस वजह से हैं कि वहां पर लिफ्ट खराब है। प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी के सभी टावरों में 4 दिनों से सारी लिफ्ट खराब है, बेसमेंट में पानी भरा हुआ है और पानी की किल्लत भी लोगों को इस वक्त सता रही है। ऐसे में यहां रहने वाले करीब 3000 परिवार जो हैं उनका जीना मुश्किल हो रखा है। आज 5वें दिन कुछ टावर्स की लिफ्ट जो है वो चलनी शुरू हुई है, वो भी बीच बीच में बंद हो रही है। ऐसे में 28वीं मंजिल के जो टावर हैं, 28 मंजिल के जो टावर हैं, वहां पर बुजुर्गों को, बीमारों को, स्कूली बच्चों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो 4 दिन से अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं प्रतीक बिल्डर का कहना है कि लोग धैर्य बनाए रखें, समाधान की कोशिशें जारी हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा। इस वक्त देखिए हम सोसाइटी के अंडरग्राउंड में हैं और आपको दिखाते हैं कि जो नाले का पूरा पानी भरा हुआ था, उसके बाद बेसमेंट की क्या स्थिति। आप देखिए कि आज चौथा से पाँचवा दिन है आज, और देखिए अभी भी जो है पूरा का देखिए पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। और अब कोशिश की जा रही है कि पंप के जरिए इसको निकाला जाए। और जो यहाँ के लोग हैं उनके मुताबिक ये है कि पंप के जरिए कुछ पानी निकाला गया, जिसके बाद ये स्थिति हुई है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जाने का लोगों के लिए यहाँ पर रास्ता नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ, गंदगी भरी हुई है। और जो नाले गंदगी है वो आप साफ तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ दिखाएं तो आप यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी देखिए पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। यानी स्थिति 5 दिन बाद भी ऐसी बनी हुई है कि ये यहाँ बदबुओं का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। और अब इसकी वजह से देखिए लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। खास बात यह है कि जब भी पूरा पानी भरा तो जो लिफ्ट है उस वजह से लिफ्ट में भी पानी पहुंच गया। और यही वजह है कि लिफ्ट का जो कार्य है उसको फिर से मेंटेन कराना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही इस लिफ्ट को बनाया जा रहा था और ये लिफ्ट भी ख़राब है। यानी पानी जो है यहाँ जब पहुँचा तो लिफ्ट में खराबी आई, और यही वजह है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हर टावर के जो है वो 1 से 2 लिफ्ट अभी भी ख़राब है। आज 5वां दिन है और जो लोग हैं उनके मुताबिक जब पूरा पानी भरा तो जो सीढ़ी है, सीढ़ी पर 1 से जो 2 स्टेप है वहाँ तक जो है पूरा पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई। और इस दिक्कत का आलम ये है कि लोगों को पिछले 4 दिन से समस्या हो रही है। और लोगों की नाराज़गी इस बात की है कि जिस रफ्तार से काम को ठीक करना चाहिए था उस रफ्तार से काम को ठीक नहीं किया गया। क्योंकि जो है ये आरोप है कि यहाँ के जो बिल्डर हैं उनकी मनमानी है कि उन्होंने अब तक ठीक नहीं किया। हालांकि ये भी तर्क कहा जा रहा है कि काम को कराया जा रहा है, लेकिन 4 दिन से लोग परेशान हैं। हालांकि आज 5वां दिन है और अब स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है, कुछ लिफ्ट काम करना शुरू की हैं। और अब जो एक समस्या आ रही है वो ये जो ये पूरा गंदा पानी जो पूरा आया उसकी वजह से लोगों को बीमारियां भी हो रही हैं, क्योंकि गंदा पानी आया है और उसके कारण जो है लोगों को घर में भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। इसलिए लोग जो है जो कैन आता है, कैन के जरिए लोग पानी पीने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर एक अब बड़ी समस्या है जिससे जो प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी के निवासी हैं वो परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो। क्योंकि उनका ये कहना है कि जब वो इतना मेंटेनेंस देते हैं उसके बावजूद भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे उनको वंचित किया जा रहा है। उनकी जो परेशानी है उसको ठीक से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। गाजियाबाद से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। तो जो बिल्डर जिसने ये बनाई है पूरी सोसाइटी, प्रतीक बिल्डर, उन्होंने अपील की है कि सोसाइटी के लोग धैर्य बनाए रखें, सब सुचारू
करने की जो कोशिश है वो तेजी से की जा रही है। इस घटना को राजनीतिक रंग ना दें, एक दूसरे का साथ दें और मौके का फायदा ना उठाएं। हालात समान होने पर जांच भी की जाएगी, ऐसा प्रतीक बिल्डर ने कहा है। लेकिन लोग जो हैं वो काफी परेशान पिछले 4 दिनों से लगातार यहां पर हैं और ये स्थिति कहीं पर भी आ सकती है। तो जैसे देश में मॉकड्रिल चल रही है, कम से कम इस तरह के जो हाई राइज अपार्टमेंट हैं उसमें भी इस आपात स्थिति से निपटने के लिए कुछ न कुछ तैयारियां जरूर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदानी पावर लिमिटेड को 800 मेगावाट का ग्रीन फील्ड थर्मल पावर प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया है। इसके लिए अक्टूबर 2024 में चली बोली की प्रक्रिया में 5 बड़ी कंपनियां थी, जिनके बीच अदानी समूह को सबसे कम दरों की वजह से चुना गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब अदानी पावर को उत्तर प्रदेश में बिजली घर बनाना होगा, जो 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित बिजली घर होगा। यहां से पैदा हुई बिजली राज्य की बढ़ती जरूरतों के लिए राज्य के भीतर ही सप्लाई की जाएगी। अदानी पावर के इस उपक्रम से रोजगार भी पैदा होगा, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे उद्यमों को भी मदद मिलेगी।